हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्रस्तावना का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, प्रस्तावना का मतलब होता है किसी चीज़ की भूमिका या फिर शुरुआत में दिया गया एक परिचय। आसान भाषा में समझिए, जैसे किसी किताब के शुरू में उसकी भूमिका यानी इंट्रोडक्शन होता है, जो कि बताता है कि किताब किस बारे में है। जैसे मान लीजिए आपने कोई ज्योग्राफी की एक किताब ली है, उसके स्टार्टिंग में आपको इंडेक्स दिखेगा जो कि बताएगा कि पहले चैप्टर में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। वैसे ही संविधान की प्रस्तावना यह बताती है कि भारत का संविधान किस सोच, आदर्श और उद्देश्य पर आधारित है। दोस्तों, प्रस्तावना का जो आइडिया है, जो विचार है, वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है और प्रस्तावना की भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया है, प्रस्तावना के विचार को किस देश से लिया है। तो आपको याद रखना है कि आइडिया लिया है अमेरिका के संविधान से और भाषा ली है प्रस्तावना की हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बात करने वाले हैं कि प्रस्तावना की आखिरकार उत्पत्ति कैसे हुई, संविधान सभा में इसको प्रेजेंट कैसे किया गया। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की उत्पत्ति जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुई थी। यही कारण है कि प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर संबोधित किया जाता है। अब आपके मन में जो प्रश्न होता होगा कि आखिरकार इसको उद्देशिका क्यों कहते हैं, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, इसी वजह से इसको उद्देशिका कहा जाता है। अब नीचे आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हमारी परीक्षा में महत्वपूर्ण कथन दे दिए जाते हैं और इसके नीचे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं और कहा जाता है कि ये वाला जो कथन है वो किस विद्वान द्वारा कहा गया है। इसी वजह से प्रस्तावना के संबंध में जो विद्वानों ने कथन कहे हैं उनको मैंने यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध करवा दिया है। इनको हम थोड़ा सा ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। एक बार हम इन कथनों को पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। सबसे पहले है दोस्तों N.A. पालकीवाला ने। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। अगला है कार्ल फेडरिक के अनुसार प्रस्तावना के द्वारा वह जनमत प्रकट होता है जिससे संविधान अपनी शक्ति प्राप्त करता है। अगला महत्वपूर्ण कथन है K.M. मुंशी का। दोस्तों, K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये कथन दे दिया और उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए कि ये वाला जो कथन है वो किसने कहा है। तो इसको हम ट्रिक से याद कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अगला महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों प्रस्तावना से संबंधित, और ये कथन है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। इनके शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो यहाँ पर मैंने प्रस्तावना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कथन थे वो आपको बता दिए हैं। अब हम इनको एक एक करके ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पालकीवाला की। इन्होंने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए आपने कई बार सुना होगा कि पूत के लक्षण पालकी में दिख जाते हैं या फिर पालने में दिख जाते हैं। तो भैया काई में दिख जाते हैं, पालकी में। तो पालकी से क्या हो गया, पालकी वाला। ठीक है, पूत के लक्षण पालकी में दिख जाते हैं। ठीक है, तो पालकी से क्या हो गया, पालकी वाला। और पालकी में क्या हो जाता है, परिचय हो जाता है कि बच्चा कैसा होगा, सही होगा, बुरा होगा, विद्वान होगा या नहीं। तो भैया पालकी में क्या हो जाता है, परिचय हो जाता है। तो पालकी से क्या हो गया, पालकी वाला, और पालकी में क्या हो जाता है, परिचय। तो पालकी वाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। इसके बाद है K.M. मुंशी। इन्होंने क्या कहा है, जन्म कुंडली है। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए प्राचीन काल में एक मुंशी होता था। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा मुंशी जी होते थे और उनके हाथ में एक बहुत बड़ी किताब होती थी जिसमें सारे आंकड़े लिखे हुए होते थे। तो भैया जो मुंशी होता था ना, वो जन्म कुंडली रखता था कि किसके पास में कितना लोन है, कितना बकाया है, कितना देना है। तो मुंशी क्या रखता था, जन्म कुंडली। तो मुंशी से क्या हो गया, K.M. मुंशी। और मुंशी क्या रखता था, जन्म कुंडली। मतलब K.M. मुंशी ने क्या कहा, जन्म कुंडली है।
इसके बाद है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कृष्ण स्वामी। तो कृष्ण से आप समझ सकते हैं भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण जो है वो दीर्घ काल में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज तपस्या स्टार्ट की और कल आपको भगवान कृष्ण मिल गए। तो कृष्ण से क्या हो गया, भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण कब मिलते हैं, दीर्घकालिक तपस्या के बाद में। तो कृष्ण से क्या हो गया, कृष्ण स्वामी अय्यर, और कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इस तरह से आप थोड़ा सा कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। ये वाला बच गया है तो इसको थोड़ा सा मन में रखिएगा, इसकी मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और एक प्रश्न हमारी परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि कौन से 3 शब्द प्रस्तावना में सबसे बाद में जोड़े गए। तो ये जोड़े गए थे दोस्तों, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगर ये 3 शब्द में आप कंफ्यूज होते हैं कि भैया 3 शब्द कौन से थे, तो आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ट्रिक है इस्पा। इस्पा को सबसे बाद में जोड़ा गया है। इस्पा क्या होता है, जो हम बालों में करवाते हैं, है ना, जो मालिश वगैरह करवाते हैं ना हम सैलून में जाकर, तो वो इस्पा होता है। ठीक है, तो इस्पा को सबसे बाद में जोड़ा गया है। तो ए से क्या हो गया, समाजवाद, पी से क्या हो गया, पंथ निरपेक्ष, और ए से क्या हो गया, अखंडता। दोस्तों इस्पा को यानी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। और दोस्तों प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो केवल एक बार हुआ है। और कौन सा, 42वां संविधान संशोधन। नोट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, उनको देख लेते हैं। दोस्तों हमारी जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और इसी के साथ 2 प्रकार की समानता या फिर समता का उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अगर आपने प्रस्तावना को पढ़ा होगा तो ये शब्द आपको सीधे देखने को मिले होंगे। हमारी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, और बच्चे क्या है, भूल जाते हैं। इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर सीधा प्रेजेंट करके दे दिया है। कहीं कहीं ऐसा प्रश्न भी देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो इस वजह से इनको याद रखना बहुत ही जरूरी है। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, और 2 प्रकार की समानता या फिर समता का उल्लेख किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं उनको फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। कई बार एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इन 3 शब्दों को कहाँ से लिया गया है। इन 3 शब्दों को एक बार मैं बता देता हूँ। ये है स्वतंत्रता, तो यहाँ पर आपको स्वतंत्रता देखने को मिलेगी, इसी के नीचे आपको समता देखने को मिलेगी, और थोड़ा ही नीचे दोस्तों आपको बंधुत्व देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जो है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इसके बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। अब भैया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, ये है सामाजिक, ये आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इनको लिया है हमने रूस की क्रांति से, और इन तीनों को लिया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक प्रश्न बनता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अभी तो आप तुरंत आंसर दे दोगे कि हाँ सर किया जा सकता है, 42वां संविधान संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे की एक कहानी है। चलिए उस कहानी को समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। प्रस्तावना का जो विषय है हमेशा ही विवाद का विषय रहा है, और सबसे पहला केस आता है दोस्तों वेरुवाड़ी केस 1960 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह जो है वो संविधान का भाग ही नहीं है। आगे चलकर दोस्तों गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस आता है 1967 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भैया जो प्रस्तावना है वो मूल आत्मा है संविधान की, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। यानी गोलकनाथ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, मूल आत्मा है,
शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है, यानी इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि गोलकनाथ केस में क्या हुआ था, क्योंकि दोस्तों जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, जितने भी केस हैं ना 1950 से लेकर 2024 तक, इन सभी को मैं डिटेल में आपको करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसको जरूर देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों से प्रश्न हमेशा ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे गोलकनाथ केस में क्या कहा, ठीक है, बेरुवाड़ी केस में क्या कहा, तो उस पर हम डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। थोड़ा बात अब मैं आपको फिर से बता देता हूं कि बेरुवाड़ी केस में कहा कि संविधान का भाग नहीं है और संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर गोलकनाथ केस में कहा कि भैया मूल आत्मा है और इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब गोलकनाथ केस में अंग मान लिया। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा सबसे इम्पोर्टेंट केस, केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में आया। इसमें अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन नहीं किया जा सकता। और इसी केस में ये भी कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया कि बेरुवाड़ी केस में क्या बोल दिया कि नहीं है, अंग भी नहीं है और संशोधन भी नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ केस में वापस गोल गोल घुमा दिया, बोल दिया कि अंग तो है लेकिन संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर केशवानंद भारती केस आता है, जिसमें कहा कि भैया अंग भी है, संशोधन भी किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत, लेकिन प्रस्तावना की जो मूल ढांचा है ना उसमें संशोधन नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों केशवानंद भारती केस में मौलिक अधिकारों को लेकर भी ऐसा ही कहा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। एक बार हम आप चाहें तो इस प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं। प्रस्तावना हमारे मन मस्तिष्क में होना चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना से ही पूरा संविधान चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे कि हाँ भैया मैं आपको सही पढ़ा रहा हूँ, सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ दोस्तों इसका जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना उसका नाम है UPSC पॉइंट ऑफिशियल, तो आप सीधा सर्च कर सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने पिछले वीडियो में संविधान के निर्माण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको भी करवाया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू।